बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो कि बीएसएन फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। बीएसएन फोर्थ सेमेस्टर में जो हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टार्ट किया है उसमें तकरीबन 6 चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़े हैं और आज हम चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारे साथ है स्कूल चाइल्ड्स। ठीक है, तो स्कूल एज के जितने भी चाइल्ड्स हैं जो कि तकरीबन 5 to 12 ईयर के एज में आते हैं, उसकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उसकी जो साइकोलॉजी है वो ग्रोथ करती है, किस तरह से उसकी जो मेंटल है वो या उसका जो मेंटल एबिलिटी है वो किस तरह से ग्रोथ करती है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कुछ इसकी जो थ्योरीज है जो कि फ्रेड की थ्योरी है, इस तरह के जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी थी, उसके बेस पे इसमें कौन कौन से स्टेजेस आते हैं इस बच्चों की। ठीक है, और इस बच्चों की किस चीज़ की नीड होती है, ये बच्चे जो है ना ये किस तरह से कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ इन तक रहेगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स में हम पढ़ेंगे, द फर्स्ट वन इज डिस्कस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चों में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, जो मेंटल डेवलपमेंट होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्क्राइब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह से होती है। ठीक है, उसकी जो पर्सनालिटी जो दूसरों से उसको यूनिक बनाती है, ठीक है, जो दूसरों से उसको मुख्तलिफ बनाते हैं, महसूस बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से दूसरे लोगों से और अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहा है, किस तरह से उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाता है, ताल्लुक़ बनाता है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग के टाइप्स कुछ पढ़ेंगे कि कौन कौन से पेरेंट जो है ना वो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस सिखाता है, कौन पेरेंट्स जो है ना वो अपने बच्चों को उसके जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको लो करता है, कौन से पेरेंट्स जो है ना वो ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को इसी तरह से छोड़ते हैं, ना उसकी हेल्प करते हैं, ना उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ना सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और कौन कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों की हेल्प भी करता है, सपोर्ट भी करता है और उसको कॉन्फिडेंट भी बनाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारे साथ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है जो कि फ्रेड के स्टेजेस थे, रिकरेक्शन स्टेजेस थे, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे साथ लिखा गया है कि स्कूल चाइल्ड। ठीक है, स्कूल चाइल्ड जो है ना ये 5 to 12 ईयर के चाइल्ड्स होते हैं। ठीक है, और ये चाइल्ड जो है ना ये बातों को समझते हैं, ठीक है, बातें भी बोल सकते हैं, कुछ वर्ड्स को भी समझते हैं, अपने बारे में इंट्रोडक्शन भी करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं और जब भी स्कूल में बच्चा जाता है तो उसको इंट्रोडक्शन वगैरह सिखाते हैं, कुछ वर्ड्स को भी सीखते हैं। इसी तरह से ये स्टूडेंट्स जो है ना ये मतलब जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह है वो सब जो है ना वो इजीली बता सकते हैं। ठीक है, इन स्टूडेंट्स के जहन में तकरीबन 2000 तक वोकेबलरी के वर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसी तरह से बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो कि स्लाइड में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। तो लिखा गया है कि द ईयर बिटवीन 5 to 12 मिडिल चाइल्डहुड एंड ईयरली एडोलेसेंस। ये हमारे साथ वो एज होता है जो कि मिडिल चाइल्डहुड होता है, क्योंकि हमने बताया कि चाइल्डहुड जो है ना वो 3 ईयर तक तकरीबन होता है, 3 to 5 ईयर तक। ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये मिडिल चाइल्डहुड में भी आता है और एडोलेसेंस में भी आता है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का जो एज होता है उसको हम कहते हैं स्कूल एज या स्कूल चाइल्ड। ठीक है, आर अ टाइम ऑफ important development advanced that establish children sense of identity। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों का जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो डेवलप होती है। इसके साथ साथ दिस पीरियड ऑफ ओपन रेफर्स टू एज द स्कूल ईयर्स। ठीक है, और जब हमारे साथ ऐसा स्टेज जिसमें बच्चों की जो आइडेंटिटी है, जो वो अपने आप को जानेंगे, जो अपने फैमिली वालों के बारे में जानते हैं, जो अपने रिलेशनशिप को जानने की कोशिश करते हैं, जो अपने फ्रेंड्स को जानने की कोशिश करते हैं, तो इस स्टेज को हम रेफ़र करते हैं स्कूल एज। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अब MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये याद रखना है कि स्कूल चाइल्ड जो है ना वो 5 to 12 ईयर तक होते हैं। ठीक है, दूसरा MCQs ये आ सकता है कि ये हमारे साथ वो स्टेज होता है जो कि मिडिल चाइल्डहुड एंड ईयरली एडोलेसेंस का स्टेज होता है। ठीक है, और तीसरा MCQs यहाँ से ये भी उठाया जा सकता है कि ये वो पीरियड है जिसमें स्टूडेंट जो है ना जो चिल्ड्रन होता है वो अपने सेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में जानता है, उसकी डेवलपमेंट आ जाती है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो और इस स्टेज को हम क्या रेफर करते हैं, स्कूल ईयर्स रेफर करते हैं। फिर हमारे साथ आता है ड्यूरिंग
दिस ईयर चिल्ड्रन बिकम कम्पिटेंट। इस ईयर में जो बच्चे होते हैं वो काबिल बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, यानी खुद मुख्तार बन जाते हैं, ठीक है, दूसरों पे डिपेंड नहीं करता, अपना काम खुद करना चाहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस उसमें आ जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बाहर की दुनिया है, जो बियॉन्ड वर्ल्ड है, फैमिली के बियॉन्ड जितनी भी वर्ल्ड है, ठीक है, यानी फ्रेंड्स हो गए, बाकी रिलेशनशिप्स हो गए, टीचर्स हो गए, इसी तरह से इसके जो बाकी शॉप वगैरह की रिलेशनशिप वगैरह होना, ठीक है, यानी शॉप जाना, ठीक है, स्कूल जाना, ये सब जो है ना, ये सब इसके क्या आते हैं, बियॉन्ड देयर फैमिली आते हैं। और इस वर्ल्ड के बारे में वो क्या कर देती हैं, इन्वॉल्वमेंट उसमें डालती हैं, यानी वो जो है ना वो अपना अब सिर्फ फैमिली पर डिपेंडेंट नहीं रहता, बल्कि वो फ्रेंड्स भी बनाता है, वो स्कूल भी जाता है, स्कूल में टीचर्स के साथ उसका रिलेशनशिप आता है, इसी तरह से वो बाहर जाता है, यानी गलियों में वगैरह में जाता है, ठीक है, और वहाँ पे लोगों के साथ वो मिलता जुलता है, तो बहुत सारे लोगों से उसकी रिलेशनशिप्स बनते हैं और उसमें इन्वॉल्वमेंट भी वो लेता है, ठीक है। इसके साथ लिखा गया है कि बायोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव चेंजेस अकर चिल्ड्रन बॉडीज एंड माइंड, ठीक है। और इन बच्चों में जो स्कूल एज बच्चे होते हैं, जो स्कूल चाइल्ड्स होते हैं, इन बच्चों में कॉग्निटिव एंड बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। अब वो बायोलॉजिकल चेंजेस कौन से होते हैं और वो मेंटल चेंजेस कौन से होते हैं, या माइंड में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, वो हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो हमने पढ़ा कि कॉग्निटिवली चेंजेस आते हैं और इसी तरह से बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस कौन कौन से हैं, अब वो हम उसमें से कॉग्निटिवली चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा गया है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव चेंजेस अकर ड्यूरिंग अर्ली एडोलेसेंस आर, ठीक है। हमने बताया कि इस चाइल्ड जो स्कूल एज चिल्ड्रंस होते हैं उसकी एज जो है ना वो अर्ली एडोलेसेंस, और जो हमारे साथ जो चाइल्ड हो जाता है, ठीक है, उन दोनों के मिडिल एज को हम कहते हैं स्कूल एज। तो जो अर्ली एडोलेसेंस स्टेज आते हैं उसकी जो कॉग्निटिव चेंजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी ये जो अर्ली एडोलेसेंस स्टेज होता है उसमें कौन कौन से कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं, तो लिखा गया है कि दी टू इंक्रीज एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। एक तो ये कि जो बच्चा होता है उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी वो अब एब्स्ट्रैक्टली यानी लॉजिकली सोचेगा, ठीक है, वो लॉजिकली थिंकिंग करेगा, लॉजिकली सोच उसमें आ जाएगा। जबकि जो प्री स्कूल एज था वो लॉजिकली एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग नहीं कर रहा था। स्टूडेंट्स, अब लिखा गया है कि टू इंक्रीज एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। ये बच्चे जो होते हैं, जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं, उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो भी एब्स्ट्रैक्टली हो जाती है, यानी लॉजिकली थिंकिंग स्टार्ट कर देती है, उसमें भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, इंक्रीज आ जाती है, थिंकिंग एबिलिटी भी स्ट्रांग हो जाती है। और ये जो थिंकिंग एबिलिटी होती है ये हमारे साथ पियाजे के कौन से स्टेज में आते थे, ये आप लोगों ने बताना है, कमेंट सेक्शन में शेयर करना है कि कौन सा पियाजे स्टेज था जिसमें बच्चा जो है ना वो एब्स्ट्रैक्टली लॉजिकली थिंकिंग करता था। एक हमारे साथ था सेंसरी स्टेज, एक था फ्री ऑपरेशनल, एक था कंक्रीट ऑपरेशनल और एक था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उन 4 स्टेजेस में कौन सा स्टेज ऐसा था जिसमें बच्चा जो है ना वो हमारे साथ स्कूल एज का बच्चा बन जाता है और उस एज में वो एब्स्ट्रैक्टली सोचेगा, ठीक है, ये आप लोगों ने शेयर करना है। फिर लिखा गया है कि कंसिडर मल्टीपल डायमेंशन ऑफ अ प्रॉब्लम। बच्चा जो है ना अब वो प्रॉब्लम को मल्टीपल डायमेंशन से देखेगा। अगर मैं इस तरह काम करूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, अगर मैं इस तरह करूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, हर डायमेंशन से वो देखेगा, ठीक है। यानी प्रॉब्लम को इस तरीके से देखेगा कि अगर मैं इस फॉर एग्जांपल एक मैथ्स का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, तो वो मैथ्स का क्वेश्चन उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो वो उस मैथ्स के क्वेश्चन को एक साइड से अगर सॉल्व करेगा, यानी एडिशन से सॉल्व करेगा, तो वो कहेंगे नहीं ये आंसर तो नहीं आता, फिर मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेगा, नहीं इस तरह से भी नहीं आता, फिर सब्सट्रैक्शन से, इसी तरह से हर डायमेंशन उस पर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो बच्चे में मल्टीपल डायमेंशन की जो प्रॉब्लम की जो सॉल्विंग एबिलिटी है वो आ जाती है। फिर लिखा गया है कि रिफ्लेक्ट ऑन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर वो रिफ्लेक्ट करता है, वो अब उससे दूर नहीं भागता बल्कि उसको रिफ्लेक्शन शो करता है और वो कहता है कि मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, अब वो उससे भागता नहीं है। टू लर्न अबाउट दी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बच्चे को पता चलता है कि मुझ में कितनी एबिलिटी है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, ठीक है, मैं किस चीज़ से ज़्यादा डरता हूँ, मुझे क्या जो है ना वो अच्छी तरीके से आता है, कौन सी सब्जेक्ट में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कौन से सब्जेक्ट में वीक हूँ, ठीक है। उसकी सारी जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो बच्चे को समझ आती है इस स्टेज में, ठीक है। टू लर्न अबाउट
अबाउट स्किल्स, वो स्किल्स के बारे में सोचता क्या करता है, सीखता है, बहुत सारे स्किल्स को सीखते हैं, जैसे कि जो खेलना कूदना हो गया, ठीक है, उसकी स्किल को सीखते हैं, क्रिकेट हो गया वो सीखते हैं, इसी तरह से लर्निंग की स्किल हो गया, जो राइटिंग स्किल है वो सीखता है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं जो कि वो बच्चा सीखता है, ठीक है। और फिर आता है हमारे साथ नॉलेज एंड एबिलिटी टू अप्लाई देयर स्किल एंड नॉलेज टू न्यू लर्निंग सिचुएशन, ठीक है। और वो फिर वही स्किल और वही नॉलेज को क्या करता है, वो अप्लाई करता है अपने लाइफ में जितनी भी सिचुएशंस होते हैं जो कि उसने सीखा है, और वही न्यू नॉलेज और वही न्यू स्किल जो है ना वो अप्लाई करता है अपनी डेली लाइफ में, और उससे बहुत सारे फर्दर न्यू लर्निंग भी करता है, ठीक है। एबिलिटी टू एकम्प्लिश मोर कॉम्प्लिकेटेड टास्क, बताया गया है कि क्या होता है, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो उसको सॉल्व करे, ठीक है। वो करता है कोशिश कि वो सॉल्व करे, अगर वो सॉल्व नहीं भी हुआ लेकिन वो कोशिश अपना कंटिन्यू रहेगा, और उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क को चूज़ करता है और कॉम्प्लिकेटेड टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख सकते हैं, जो बच्चे हैं वो अब अपने खुद की काम जो है ना वो खुद करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट बन गए हैं, ठीक है। अपना अलग अलग बैठे हैं और खुद की राइटिंग या खुद की जो डायग्राम वगैरह सॉल्व करना जो भी है तो वो खुद करता है, इंडिपेंडेंट बन गए हैं। फिर हमारे साथ आते हैं, हमने पढ़ा कि जो स्कूल एज के चिल्ड्रंस होते हैं वो 5 to 12 ईयर तक होते हैं, ठीक है। तो अब जो 5 to 7 ईयर तक यानी जो चाइल्डहुड होता है उस दौरान क्या होता है, ठीक है। तो उस दौरान हमारे साथ क्या आता है, जो मिडिल चाइल्डहुड होता है, ठीक है। तो उस दौरान जो है ना लिखा गया है कि इन बच्चों को तकरीबन 2000 तक जो वर्ड्स है, विकेबलरी वर्ड वो याद होती है, ठीक है। तकरीबन इतने तक वो याद कर सकते हैं और उसे आती है, ठीक है, अगर वो एक नॉर्मल बच्चा हो। कैन कंपोज सेंटेंसेस विथ 5 or more वर्ड्स, ठीक है, 5 या more वर्ड से ज़्यादा जो एक सेंटेंस होता है वो उसको कंपोज कर सकता है, जैसे कि माई नेम इज़ द, आई एम फ्रॉम दियर, ठीक है। ये जो है ना ये इसे याद होता है, ठीक है। इस तरह से नो लेफ्ट एंड राइट, उसे पता होता है कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट के डिफरेंस उसे पता होता है। बिगिन टू रीजन एंड और, वो जो है ना वो अब रीजनिंग स्टार्ट करेगा, किस तरह से, अगर कोई उसे कहेगा कि ये काम आप करो तो वो कहेगा कि क्यों करो, किस तरह से करो, ये क्यों करना है लोग, ये क्यों ऐसे होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब वो चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है। कैन कैटेगराइज्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज कर सकता है, यानी जो हमारे साथ जो गेम्स वगैरह होते हैं जैसे कि पजल हो गया, ठीक है, उसको उसमें इंटरेस्ट लेना या वो जो है ना कैटेगराइज करना, इसी तरह से बहुत सारे और भी गेम्स वगैरह हो सकते हैं। या अगर हम उसे कुछ चीज़ें दें कि आपने इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि बड़ी चीज़ को जो है ना वो नीचे रखना है, फिर उसके ऊपर जो है ना छोटा छोटा छोटा, तो इसी तरह से वो अरेंजमेंट करता है, वो कैटेगराइज जो है ना वो कर सकता है। दीज आर टाई, वो अब ये भी समझता है कि ये टाइज है और ये मेरे बुक्स है, ठीक है। वो अब टॉयज़ एंड बुक्स के डिफरेंस जो है ना वो समझता है, तो बुक्स को क्या करता है वो साइड पर रखता है, और मतलब बुक्स के साथ खेलता कूदना नहीं है बल्कि टॉयज़ के साथ जो है ना वो खेलता है और बुक्स को याद करता है, उसमें सबक पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से अंडरस्टैंड कंसेप्ट लाइक यस्टरडे टुडे एंड टुमारो, बच्चा जो है ना वो ये कंसेप्ट भी जानता है कि यस्टरडे क्या होती है, टुडे क्या होती है, टुमारो क्या होती है, यानी जो कल आज और परसों के बारे में वो जानता है। इसी तरह से कैन कॉपी कम्प्लेक्स शेप, जितनी भी कम्प्लेक्स शेप आप उसे दे दे कि इसको कॉपी करे तो वो कॉपी कर सकता है, ठीक है, यानी उसका डायग्राम जो है ना वो बना सकता है, वो ट्राई कर सकता है। अगर बिल्कुल परफेक्टली नहीं बना सकता लेकिन फिर भी ट्राई करता है, वो सॉल्व कर सकता है इसी तरह की सिचुएशन को, ठीक है। सच एज अ डायमंड, ठीक है, जैसे कि डायमंड का डायग्राम जो है ना वो कितना कम्प्लेक्स होता है, उसका शेप कितना कम्प्लेक्स होता है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है कि मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको उसका जो कॉपी है वो निकालूँ, ठीक है, और वो निकाल सकता है। फिर आर एबल टू सिट एट अ डेस्क, वो जो है ना वो बच्चा जो होता है जो कि 5 to 7 ईयर का बच्चा होता है वो एबल होता है कि वो डेस्क पे बैठ जाए, ठीक है, डेस्क पे बैठने की एबिलिटी उसमें होती है। फॉलो टीचर इंस्ट्रक्शन, टीचर जो भी उसे कहता है तो उसके इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करती है, ठीक है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन के बारे में वो बताती है तो वो उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है। एंड इंडिपेंडेंटली डू सिंपल एंड क्लास असाइनमेंट, और जितना भी क्लास असाइनमेंट उसे मिलता है तो वो इंडिपेंडेंटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है और वो सॉल्व भी कर सकता है।
है। स्टूडेंट्स, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जब आप 5 to 7 ईयर तक होते थे तो आप में ये सारे एबिलिटीज़ मौजूद थे कि नहीं, ठीक है? अगर आप एक नॉर्मल बच्चा हो तो आप में मौजूद होंगे। अच्छा, फिर हमारे साथ आते हैं 7 to 12 ईयर ओल्ड। 7 to 12 ईयर ओल्ड जितने भी बच्चे होते हैं तो उसकी जो अटेंशन स्पैन होती है, अटेंशन स्पैन का क्या मतलब है, यानी अटेंटिव एंड एक्टिव जो बच्चे होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, वो डेवलप होते हैं, ठीक है? यानी ये बच्चे जो है ना ये बहुत अटेंटिव होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एल्डर। एल्डर जो होते हैं वो अटेंटिव होते हैं, लेकिन अगर आप लोग अपने साइड का एग्जाम्पल ले लें तो क्लास में आप लोग इतने सोए रहते हैं कि टीचर को ही बोर कर देते हैं, ठीक है? तो क्या जो बच्चे होते हैं, जो 7 to 12 ईयर ओल्ड बच्चे होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत अटेंटिव रहते हैं, ठीक है, एक्टिव होते हैं। इसके साथ साथ आर विलिंग टू टेक आर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो है ना वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले सकते हैं। जैसे कि अगर एक पेरेंट उसे कहे कि अपने लाइब्रेरी से ये बुक एक बुक ले आओ, ठीक है, तो अगर वो बच्चा लाइब्रेरी से बुक लाता है तो उसमें ये एबिलिटी फिर होती है कि उसे वो डेट याद रहता है कि मैंने इसको वापस भी करना है, ठीक है? यानी उधार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसमें रहती है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब पूरा करूँगा और मैं इसको क्या करूँगा, वापस दूँगा। इसी तरह से अगर होमवर्क के बारे में आप लोग सोचें तो उसे जो टीचर होती है वो उसको जो भी होमवर्क दे दे तो उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको कंप्लीट करके कल टीचर को दिखाना है, ठीक है? उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो कंप्लीट करता है। अंडरस्टैंड मनी, अब मनी के बारे में वो जानता है कि ये 10 रुपये है, ये 100 है, ये 1000 है, ठीक है? इसी तरह से ये अंडरस्टैंड कर सकता है। कैन टेल टाइम, वो टाइम के बारे, वो टाइम भी बता सकता है कि जैसे कि हम बताते थे जब बच्चे होते थे। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि तो स्टूडेंट्स, मैं कहती थी अम्मी से कि जो मिनट हैंड है वो इस पे है और जो सेकंड हैंड है वो इस पे है। जो वॉच में जो हैंड्स होते हैं ना, 3 हैंड्स होते हैं, तो इसी तरह से हम बताते थे, ठीक है? लेकिन ये बच्चे जो है ना, ये जो 7 to 12 ईयर तक होते हैं, ये फिर सही से टाइम बताना शुरू कर देते हैं कि अब जो है ना 7:15 है या 8:15 है, इसी तरह से टाइम जो है ना वो बता देते हैं, ठीक है? लेकिन जो इससे जो छोटे होते हैं, जो कि तकरीबन 5 ईयर तक होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जो एक हैंड है वो इतने पर है और जो छोटा वाला हैंड है वो इतने पर है, ठीक है? क्योंकि वो सही से टाइम बताना नहीं, मतलब वो सही से टाइम नहीं बता सकते, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे साथ आते हैं कि कैन नेम मंथ एंड डेज। वो मंथ और डेज के बारे में भी जानता है कि ये जो है ना, ये हमारे साथ वीक में कितने डेज होते हैं, ठीक है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब जो है ना वो बताते हैं। और इसी तरह से जो मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी वगैरह के बारे में भी वो जानते हैं और वो बता सकते हैं, ठीक है? एंजॉय रीडिंग अ बुक, वो अब बुक को रीड करना जो है ना वो एंजॉय करना है, क्योंकि उसे समझ आता है, वो एक अटेंटिव एंड अट्रैक्टिव बच्चा है, ठीक है, एक्टिव बच्चा है, तो इस वजह से उसको बुक की रीडिंग जो है ना वो एंजॉय करता है, ठीक है, और खुद पढ़ता है अब बुक को। फिर हमारे साथ आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, पर्सनालिटी किस चीज़ को कहते हैं, वो बच्चा वो चीज़ जो कि इंसान को दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है, दूसरों से महसूस बनाता है, दूसरों से अट्रैक्टिव बनाता है, दूसरों से क्या चेंज बनाता है, दूसरों से यूनिक बनाता है, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड दैट मेक अ पर्सन डिस्टिंक्टिव, ठीक है? बताया गया है कि इसमें क्या होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है ना, ये हमारे साथ एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जो कि बच्चे के बिहेवियर और जो एटीट्यूड होती है उसमें चेंजेस आते हैं, उसकी पैटर्न को डेवलप करते हैं और एक पर्सन को एक महसूस बनाने की कोशिश करता है या एक महसूस बनाते हैं। डिस्टिंक्टिव का मतलब है यूनिक या महसूस, ठीक है? पर्सनालिटी डेवलप अकर बाय ऑनगोइंग इंटरेक्शन ऑफ टेम्परेंट। बताया गया है कि क्या होता है। टेम्परेंट का मतलब है मिजाज, ठीक है? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारे साथ जो बच्चा होता है उसमें उसकी जो मिजाज है, उसकी जो करेक्टर है, उसकी जो एनवायरनमेंट है, ये डेवलप होती है, ठीक है? एट दिस स्टेज द नीड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, उससे सेल्फ डिसिप्लिन की समझ आती है, ठीक है? और उसमें इंक्रीजमेंट भी आती है ईयर के साथ साथ, जितना उसका एज जो है ना वो बढ़ता है उसके वो सेल्फ डिसिप्लिन बन जाता है। द चाइल्ड हु इज बिकॉज ऑफ हिज और हर सक्सेसफुल अर्ली स्टेज लाइक trusting, autonomous and full of initiative will quickly learn to be industrious, ठीक है?
स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने बताया कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि हमारे साथ एरिक एरिक्सन के 8 स्टेजेस थे, 9 स्टेजेस थे, ठीक है। उसमें हमने बताया कि एक हमारे साथ क्या था, एक था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसी तरह से फिर सेकंड स्टेज, और अब जो थर्ड स्टेज है जो कि हमारे साथ स्कूल एज में के बच्चों में आता है, तो वो कौन सा है वो आप लोगों ने शेयर करना है, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो हमारे साथ जो मतलब ये बच्चे जो है जो कि हमारे साथ, अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे साथ जो एरिक एरिक्सन के स्टेजेस थे उसमें जो फर्स्ट स्टेज था वो था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, जो कि हमारे साथ इन्फेंट थे उसमें पैदा होते थे, ठीक है। जो ऑटोनॉमी वर्सेस शैम एंड डफ था वो हमारे साथ टॉडलर में आते थे। और इसी तरह से जो फिर फ्री स्कूल एज थे तो उस बच्चों में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आता था। अब आप लोग हमारे साथ शेयर करें कि ये जो स्कूल एज बच्चे होंगे इसमें कौन सा स्टेज आएगा एरिक एरिक्सन का, ठीक है। ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने आप लोग को क्या दिए, दो एक्टिविटीज़ दे। एक ये कि आप लोगों ने शेयर करना है कि जो पियाजे के स्टेजेस है उसमें कौन सा स्टेज जो है ना वो इस स्टेज में आएगा, स्कूल एज के बच्चों में कौन सा स्टेज जो है ना वो पियाजे का आएगा, और दूसरा ये कि एरिक एरिक्सन का कौन सा स्टेज जो है ना वो स्कूल एज के बच्चों में आएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने शेयर करना है कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं, ठीक है, आप लोग समझ भी रहे हैं कि नहीं इस लेक्चर को। स्टूडेंट्स, पर हमारे साथ लिखा गया है कि ये बच्चा जो है ना अगर इसमें ट्रस्टिंग का स्टेज जो है ना वो सक्सेसफुल हो गया है, ऑटोनॉमस का स्टेज सक्सेसफुल हो गया है, बच्चा इनिशिएटिव बन गया है, तो तब हमारे साथ ये बच्चा जो है ना क्या होगा, इंडस्ट्रियस होगा, ठीक है। हाउ एवर द मिसट्रस्ट चाइल्ड विल डफ्ट, अगर मिसट्रस्ट चाइल्ड है तो उसमें डफ्ट पैदा होगा और वो जो है ना वो इन्फीरियरिटी को फील करेगा, ठीक है, वो जो है ना वो हमारे साथ स्टेज से पास नहीं होगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये स्कूल चाइल्ड्स है, ठीक है। इसी तरह से फिर लिखा गया है रिलेशनशिप, तो इन लोगों के रिलेशनशिप किस तरह से डेवलप होते हैं, जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं उसके रिलेशनशिप किस तरह से डेवलप होते हैं। तो लिखा गया है कि चाइल्ड डेवलप स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट टू दूस हु केयर फॉर देम, जैसे कि माँ, बहन, भाई, बाप, ये सब के साथ जो फ्रेंड्स हो गए, इन लोगों के साथ क्या होता है, ये लोग जो है ना जो इसका ख्याल रखता है इस बच्चे का, तो उसके साथ एक इमोशनली अटैचमेंट आ जाती है। अगर आप लोगों ने घरों में एक्सपीरियंस किया होगा तो एक भाई जो है ना अगर वो अपनी बहन को मारती है तो छोटा बच्चा होता है वो क्या, वो रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? क्योंकि वो इमोशनली अटैचमेंट उसके साथ हो गई है, ठीक है। जिसी तरह से अगर आप लोग जो है ना बच्चे को देख ले और उसके फ्रेंड को कोई मार रहा है तो वो बच्चा खुद भी रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसका इमोशनली अटैचमेंट हो गया है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। Psychologists believe that the development of these attachment is as biologically natural, ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट जो है ना, ये इमोशनल अटैचमेंट जो है ना, ये बायोलॉजिकली अटैचमेंट है, ठीक है, ये हम बच्चों में नेचुरली डेवलप होते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन बिटवीन मदर एंड इन्फेंट, अगर मदर एंड इन्फेंट का रिलेशनशिप हम देख ले तो बहुत ज़्यादा इमोशनल रिलेशनशिप होता है। जब मदर जो है ना वो परेशान होती है तो बच्चा भी परेशान होता है, ठीक है। ये जो छोटा बच्चा होता है, जो इन्फेंट होता है, वो भी क्या होता है, वो भी मदर पे बहुत खफा हो जाते हैं। अगर कोई मजाक में भी उसकी माँ पे हाथ उठाए, ठीक है, या उसकी माँ को थोड़ा परेशान करे तो क्या वो बच्चा जो है ना वो भी रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? क्योंकि इमोशनली अटैचमेंट होता है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप हैज़ एन इफेक्ट ऑन लेटर साइकोलॉजिकल एंड सोशियो डेवलपमेंट, ठीक है। और ये रिलेशनशिप जो है ना ये बाद में भी इसी तरह से क्या हो जाता है, इफेक्ट बच्चे पे लाता है, यानी साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी लाता है और सोशल डेवलपमेंट इफेक्ट भी लाता है। 5-year-old also begin to develop the sense of how interpersonal relationship work and may ask lot of question about who is married to whom एंड व्हाट इज सिस्टर इन लॉ, फर्दर स्टेप फर्दर, ठीक है। इसी तरह से जो बच्चा होता है जो कि 5 ईयर का बच्चा होता है तो वो बहुत सारे इसी तरह के क्वेश्चन जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसके बारे में उसकी सेंस जो है ना वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन जो है ना उसकी किसकी साथ शादी हो गई है, ठीक है। इस तरह से वो पूछता है कि जो फादर इन लॉ है या सिस्टर इन लॉ है ये किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, स्टेप फादर किसको कहता है, ठीक है। इस सब के बारे में वो बहुत सारे क्वेश्चंस करता है क्योंकि उसका अभी बिगिनिंग स्टेज है इस सेंस का डेवलपमेंट, ठीक है। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का डेवलपमेंट है उसका अभी बिगिनिंग है, मतलब फर्स्ट स्टेज है, वो क्या डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। दे विल बिकम मोर इंटरेस्टेड इज नोइंग अबाउट
हाउ मेंबर ऑफ देयर ओन फैमिली एंड रिलेटेड टू अदर ईच अदर एंड विल इंक्वायर। ठीक है, ये जो है ना ये बहुत इंटरेस्ट लेता है कि हमारे फैमिली के कितने मेंबर्स है, ठीक है, हमारे फैमिली में क्या क्या रिलेशनशिप है इन सब का, तो इसके बारे में वो बहुत इंटरेस्ट लेता है। अब जो फियर्स होते हैं, फियर का मतलब है फ्रेंड्स, ठीक है, तो फियर्स के साथ उसका रिलेशनशिप किस तरह से होता है, तो लिखा तो स्टूडेंट्स लिखा गया है कि फिर रिलेशनशिप प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्कूल चाइल्ड। जो स्कूल चाइल्ड होते हैं उसके जो फिर के साथ रिलेशनशिप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरह से डेवलपमेंटल रोल, किस तरह से ये क्या होता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सोशल इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, किस तरह से सोशल इंटरेक्शन विद अनदर चाइल्ड हु इज सिमिलर इन एज, स्किल एंड नॉलेज प्रोवोक द डेवलपमेंट ऑफ मेनी सोशल स्किल्स दैट इज अवेलेबल फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, बताया गया है कि क्या होता है अगर एक बच्चा है और वो जो है ना दोनों सेम एज का है, सेम स्किल के हैं, सेम नॉलेज के हैं, सेम डेवलपमेंट के, सेम एक्शंस के हैं, तो ये जो है ना ये दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है, और एक दूसरे के साथ खेलना कूदना वगैरह शुरू कर देता है। एंड फिर रिलेशनशिप चिल्ड्रन लर्न हाउ टू इनिशिएट एंड मेंटेन सोशल इंटरेक्शन विद अदर चिल्ड्रन। ठीक है, और फिर रिलेशनशिप में बच्चा जो है ना वो सीखता है कि किस तरह से मैं स्टार्ट करूँ और किस तरह से मेंटेन करूँ सोशल इंटरेक्शन को लोगों के साथ और अदर चिल्ड्रंस के साथ। ठीक है, दे लर्न स्किल ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। ये जो है ना ये आप कॉन्फ्लिक्ट को, जैसे कि दो लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, जो कि हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है इथिक्स में, वहाँ से आप लोग इसका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये कंसेप्ट को, सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की स्किल को क्या कर देता है, लर्न करता है। ठीक है, इसके साथ साथ किस तरह से टर्न टेकिंग करना है, ठीक है, किस तरह से रिवर्स लेना है, किस तरह से कंप्रोमाइज़ करना है और किस तरह से बार्गेनिंग करना है, इसके बारे में वो क्या करता है, सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, play also involves the mutual, sometimes complex coordination of goal, action, and understanding. For example, children get the first encounter with sharing of each other toys. ठीक है, लिखा गया है कि इसमें क्या होता है, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप से जो कम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेटिंग गोल होता है, ये जो एक्शंस वगैरह होते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे में आ जाता है। किस तरह से, यानी बच्चा जो है ना वो अपने टॉयज़ को अब शेयर करना शुरू कर देता है। ठीक है, दूसरों के साथ शेयर करता है, जो उसका फ्रेंड होता है उसके साथ शेयर करता है, जो उसका दुश्मन बन गया तो उसके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करता। ठीक है, अच्छा, फियर्स रिलेशनशिप और पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। फियर रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे कैन बी सपोर्टिव बट आल्सो चैलेंजिंग। ये बच्चे को सपोर्टिव बना देता है, ठीक है, कि वो किस तरह से काम करता है उसी तरह से काम सिखाता है। ठीक है, इस तरह से किस तरह से सोसाइटी में इंटरेक्शन करना है ये सब वो जानता है फियर्स रिलेशनशिप से। और ये जो है ना ये बहुत चैलेंजिंग होता है। किस तरह से, यानी जो बच्चा है वो एक दूसरे के साथ अब कम्पिटेंट होता है, अब एक दूसरे के साथ जो है ना कम्पीट करता है। ठीक है, कम्पीट करने की कोशिश करता है। अगर बच्चे को सही से फ्रेंड्स नहीं मिले, ठीक है, जो उसका बेस्ट बिहेवियर फ्रेंड्स मिल गए, तो तब जो है ना लिटिल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, और फियर्स रिजेक्शन में लीड टू बिहेवियर प्रॉब्लम लेटर इन लाइफ। ठीक है, अगर बच्चे को फ्रेंड्स नहीं मिले, ठीक है, और उसको रिजेक्शन मिला, यानी जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं ना वो कहते हैं कि मैंने इसको फ्रेंड नहीं बनाना है, ठीक है, ये गंदा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इस वजह से, इस रिजेक्शन की वजह से बच्चे में जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स है वो लेटर लाइफ में बहुत प्रोड्यूस हो जाते हैं। गिविंग, शेयरिंग एंड एम्पैथी। अब गिविंग, शेयरिंग एंड एम्पैथी जो है ना जो 5 ईयर के बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादातर ये जो शेयरिंग का एबिलिटी है ये जो है ना ये बहुत कॉमन रहती है। ठीक है, ज़्यादातर जो टॉयज़ वगैरह है वो उसको शेयर करता है, ठीक है, दूसरों के साथ, और उसके साथ एम्पैथी को शो करता है, इसी तरह से गिविंग वगैरह करता है। ठीक है, तो लिखा गया है कि द एबिलिटी टू बी कंसिडरेट ऑफ अदर, शेयर एंड हैव एम्पैथी विल प्ले एंड इंक्रीज द इम्पॉर्टेंट रोल इन किड सोशल इंटरेक्शन। जो सोशल इंटरेक्शन होता है किड्स के दरमियान, ठीक है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एम्पैथी को शो करें, ठीक है, प्ले में, ड्यूरिंग गेम वगैरह में, ठीक है, इसके साथ साथ शेयरिंग करें। अगर वो शेयरिंग करेगा, एम्पैथी शो करेगा और जो गेम है उसमें एक दूसरे का साथ देगा, तो तब जो है ना वो सोशल इंटरेक्शन में कामयाब हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ आ रहे हैं केयरिंग ऑफ योर स्कूल एज चाइल्ड। ठीक है, अब आपने जो एज अ पेरेंट आपने किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखना है जब वो स्कूल एज चाइल्ड हो, ठीक है, जब वो इस एज में हो, तो आपने किस तरह का ख्याल रखना है। तो लिखा गया है कि बुलिंग, बुलिंग का क्या मतलब है, बच्चों को अपनी गंदी बातों से क्या करना है, दूर रखना है। ठीक है, उसके फ्रेंड्स को देखना है कि वो कहीं बाहर से गालियाँ वगैरह तो नहीं सीख रहा, ठीक है, गंदे बातें तो नहीं सीख
दिख रहा है उससे दूर रखना है। डिसिप्लिन यूर चाइल्ड, चाइल्ड को डिसिप्लिन सिखाना है कि किस तरह से डिसिप्लिन के साथ रहना है। स्लीपिंग प्रॉब्लम, अगर बच्चा जो है ना वो लेट सोता है, ठीक है, गलत गलत टाइम पे सोता है, दिन के टाइम पे सोता है, रात को नहीं सोता, तो इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है, ठीक है। उसको एक रूल्स रेगुलेशन बताने हैं कि आपने इस टाइम पे सोना है और इस टाइम पे उठना है, ठीक है। स्पीच प्रॉब्लम, अगर बच्चे को स्पीच प्रॉब्लम हो रही है, वो सोसाइटी के साथ जो है ना स्पीच नहीं कर सकता, तो तब आपने क्या करना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है कि वो स्पीच करे, ठीक है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करे, दूसरों के साथ बातें करे। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कि हेल्थ इश्यूज होते हैं इस बच्चों में, ज़्यादातर जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं इसमें ये डेवलप होते हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, एक को हम कहते हैं ADHD। तो लिखा गया है कि ये जो ADHD होती है ये हमारे साथ अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होती है। ये एक ऐसी डिसऑर्डर होती है जो बच्चा जो है ना वो एक चीज़ पे फोकस नहीं करता, ठीक है, वो जो है ना हर चीज़ को जहन में रखता है, मल्टीपल थिंकिंग करता है एक टाइम पे और एक चीज़ पे फोकस नहीं करता। इसके साथ दूसरी डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं ASD जो है ना ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ना ये हमारे साथ एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि क्या होता है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कास्ड बाय डिफरेंट इन द ब्रेन होती है, ठीक है। और एक थर्ड नंबर डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम। इसमें जो बच्चा होता है वो यूरिन को कंट्रोल नहीं करता, ठीक है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है इस एज में, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम्स को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चों का। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे साथ आ रहे हैं टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। अब आपने बच्चों के साथ किस तरह से रहना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि मतलब बच्चों को डांटते हैं, ठीक है, बच्चों की ऐसा ऐसे करते हैं, बच्चों को बिल्कुल कैद में रखते हैं। वो कहते हैं कि आपने ये प्रॉब्लम आप खुद नहीं सॉल्व कर सकते, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस दौरान बच्चा जो है ना वो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाती है। फिर दूसरा बच्चा ऐसा होता है जिसके पेरेंट्स जो है ना उसको हर चीज़ की परमिशन देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि बस जो करना है करो, हमसे ना पूछो, हमसे हम आपको गाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस दौरान बच्चा जो है ना वो बिगड़ जाता है, ठीक है। और एक ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि सपोर्टिव होते हैं, जो कि बच्चों पे ख्याल रखते हैं, ठीक है, और बच्चों को गाइड करते हैं, और वो जो है ना वो एक कॉन्फिडेंट वाला बच्चा बन जाता है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि आप जो है ना आपकी पेरेंटिंग किस तरह हो गई है, ठीक है। तो लिखा गया है कि टाइप ऑफ पेरेंटिंग। स्टूडेंट्स, तो टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, अब टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग में जो फर्स्ट वन है वो हमारे साथ है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग ट्राई टू कंट्रोल देयर चाइल्ड एट ऑल टाइम। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो है ना वो ट्राई करता है कि अपने बच्चों को हर टाइम में हर वक्त जो है ना उसको अपने कंट्रोल में रखे, ठीक है। द चिल्ड्रन ऑफ दिस पेरेंट थिंक नॉट टू लर्न हाउ टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। ये जो चिल्ड्रन होते हैं इस एज में, और इस तरह के अगर पेरेंटिंग भी मिल गए, पेरेंट्स भी मिल गए इसी टाइप के जो कि अथॉरिटेरियन होते हैं, जो कि हर टाइम अपने बच्चों को कंट्रोल में लेते हैं, तो इस बच्चे जो है ना ये अपना प्रॉब्लम फिर खुद सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इन लोगों को ये पेरेंट्स जो है ना ये अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि किस तरह से अपने अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और हैव इंडिपेंडेंट थॉट, और ये भी नहीं सिखाता कि किस तरह से अपने इंडिपेंडेंटली थॉट करना है, किस तरह से अपने सिचुएशन को खुद ही हैंडल करना है। Children of authoritarian parents are often obedient and are more likely to suffer from low self confidence, ठीक है। ये जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के चिल्ड्रंस होते हैं ये बहुत ओबीडियंट्स होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, लेकिन इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करे, अपने प्रॉब्लम्स के साथ कोप करे, अपने प्रॉब्लम को हैंडल करे, ठीक है। ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। क्या किया है, फादर ने स्टिक लिया है और बच्चे के पीछे भाग रहा है और उसे कहता है कि जाओ घर जाओ, क्यों बाहर खेल कूद कर रहे हो, ठीक है, क्यों बाहर आ गए हो, आप खुद क्यों निकले हो। तो इस तरीके से जो बातें करता है पेरेंट, ठीक है, और बच्चों को हर टाइम कंट्रोल में रहता है, तो उसका बच्चा जो है ना वो लो सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाएगा, उसमें इतना कॉन्फिडेंस फिर नहीं होगा कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करे, ठीक है। दूसरा हमारे साथ होता है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग ऐसा पेरेंटिंग होता है जो कि बच्चे के साथ हेल्प करता है और बच्चों को क्या सिखाता है कि किस तरह से आपने खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बच्चे को करेज देता है, इनकरेज करना है बच्चे को, और इसी तरह से वो बच्चों को पनिश नहीं करता, बल्कि बच्चों को ऐसी स्किल सिखाता है कि किस तरह से अपने बैड बिहेवियर से दूर रहना है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स लिखा गया है कि अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हेल्प अ चाइल्ड थिंक फॉर देमसेल्फ। ठीक है, जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को ये सिखाते हैं कि किस तरह से आपने क्या करना है, अपने लिए सोचना है, अपने बारे में सोचना है, और बच्चों को ये भी गाइड करता है कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है, किस तरह से अपने दूसरों के साथ खेलना कूदना है, किस तरह से अपने अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है, किस तरह से अपने सिचुएशन को कोप करना है। ठीक है, एंड इनकरेज चिल्ड्रन टू मीट एक्सपेक्टेशन एंड फॉलो एग्रीड अपॉन रूल्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है, बताया गया है कि ये अपने बच्चों को क्या करता है, इनकरेज करना है कि किस तरह से अपने रूल्स रेगुलेशन वगैरह को फॉलो करना है, किस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है, और किस तरह से अपने सिचुएशन को हैंडल करना है। दिस काइंड ऑफ पेरेंट रिफर्स टू टीच द चाइल्ड नेसेसरी लाइफ स्किल्स इंस्टेड ऑफ फनिशिंग देम फॉर द बैड बिहेवियर। ठीक है, ये पेरेंट्स जो है ना, ये अपने बच्चों को क्या सिखाता है, जो नेसेसरी स्किल्स होते हैं लाइफ के, वो सिखाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि बच्चों को बैड बिहेवियर पे उसे पनिश करे, बल्कि उसे अच्छे बिहेवियर सिखाते हैं और अच्छे अच्छे तरीके सिखाते हैं कि किस तरह से अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो इस बच्चों में क्या होता है, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, दूसरा ये कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है सोसाइटी में। अब हमारे साथ एक टाइप ऑफ पेरेंटिंग होती है जिसको हम परमिसिव कहते हैं। परमिसिव पेरेंटिंग जो है ना, वो बच्चे को हर एक काम के लिए अलाउ करते हैं। बच्चे को क्या करता है, कहता है कि जो करना है खुद करो। ठीक है, अपने लिए बैड एंड गुड चॉइस को खुद ही चूज़ करो। और इसी तरह के पेरेंट्स होते हैं, आप लोग देख सकते हैं जो पेरेंट्स है उसने किस तरह से मुंह फेर लिए हैं, और फादर ने भी और मदर ने भी बच्चे से। तो वो जो है ना, वो अब कंफ्यूज्ड रहेगा कि किस तरह से मैंने सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरह से मैंने अपने लिए एक बेस्ट चॉइस को चूज़ करना है, क्योंकि बच्चों को गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो लिखा गया है कि परमिसिव पेरेंट अलाउ चिल्ड्रन टू मेक ऑल ऑफ देयर ओन डिसीजन एंड डू नॉट इंटरफेयर विद द चाइल्ड चॉइसेस इवन इफ दे हैव बैड चॉइसेस। ठीक है, अगर बच्चा जो है ना वो बैड चॉइस को भी चूज़ कर ले, तो पेरेंट्स जो है ना वो बच्चे के में इंटरफेयर नहीं करते कि ये आपके लिए बैड है और ये आपके लिए गुड है। दिस टाइप ऑफ पेरेंट may not feel that there is anything that can do to change the behavior of their children। ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं, अच्छा, ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वो बैड फील नहीं करते। ठीक है, वो अपने बच्चे को फील ही नहीं करते। वो अपने पेरेंट जो तरबियत होता है, बच्चे का तरबियत करना, वो फील ही नहीं करते कि हमने तरबियत भी करना है। ठीक है, और बच्चे के बिहेवियर में कोई भी चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करते। बच्चे को ये नहीं सिखाते कि ये आपके लिए बैड है, ये आपके लिए गुड है। ठीक है, एंड आर दे मे बी सिंपली अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट। ठीक है, और बच्चे को कन्फ्लिक्ट से अवॉइड करना भी नहीं सिखाता। चिल्ड्रन परमिसिव पेरेंट्स टेंड टू बी एग्रेसिव। जो चिल्ड्रन परमिसिव पेरेंट्स के जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो कि हर चीज़ की उसे इजाज़त होती है कि आपने जो भी करना है, चाहे वो बैड हो चाहे वो गुड हो, लेकिन खुद के लिए करना है, तो वो एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, और कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, क्योंकि उसे कोई गाइडलाइंस नहीं मिल रही है, तो इस वजह से उसमें कन्फ्यूजन आ जाती है। फिर हमारे साथ आ रहे हैं अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग एक ऐसा टाइप ऑफ पेरेंटिंग होता है जिसमें क्या होता है कि दैट मेक फ्यू डिमांड्स ऑन अ चाइल्ड। ठीक है, जो कि बच्चों से कुछ डिमांड्स जो है ना वो करते हैं, जैसे कि इन अनइन्वॉल्व पेरेंट कम्युनिकेट वेरी लिटिल एंड इज ऑफन स्लो टू रिस्पॉन्स टू द चाइल्ड। ठीक है, क्या होता है कि बच्चा अगर उससे पेरेंट्स से कम्युनिकेट करे तो बहुत स्लोली और बहुत लेटर और बहुत बाद में बहुत ज़्यादा टाइम लेके उस बच्चे को रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो इस दौरान बच्चा जो है ना वो क्या होगा, इस दौरान बच्चा जो है ना वो डिटैच रहेगा अपने पेरेंट्स से। ठीक है, और दूसरा एक कि ये बच्चा भी कंफ्यूज्ड सा रहेगा, क्योंकि और ये बच्चा ये फील करेगा कि मेरे पेरेंट्स जो है ना मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखा गया है कि वाइल मोस्ट अनइन्वॉल्व पेरेंट टू डू प्रोवाइड फॉर अ चाइल्ड बेसिक नीड्स, कि इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की ज़्यादातर जो बेसिक नीड्स होते हैं उसमें अनइन्वॉल्व होते हैं। उसकी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरे करते हैं, लेकिन बहुत बाद में पूरी करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेके पूरे करते हैं। ठीक है, तो इस बच्चे में क्या आता है कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, बट सम में इनफैक्ट में इवन इग्नोर द चाइल्ड नीड्स। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बच्चों की जो नीड्स होते हैं उसको इग्नोर ही कर रहे हैं। ठीक है, एंड दे आर ऑफन डिटेच, ये जो है ना अपने
बच्चों से डिटैच रहते हैं एंड जनरली नॉट वेरी क्लोज टू दियर चाइल्ड। और ये पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों से कुछ क्लोज नहीं रहते बल्कि बहुत दूर दूर रहते हैं। और दूसरा ये कि डिटैच रहते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स और जो बच्चों का रिलेशनशिप होता है वो बाद की ज़िंदगी में बहुत कमज़ोर सी होती है। पेरेंटिंग टिप्स, अब कुछ टिप्स हैं जो कि पेरेंट्स के लिए है, ठीक है, कि किस तरह से अपने अपने बच्चों की तरबियत करना है इस एज में। तो लिखा गया है कि गेट योर चाइल्ड लाइब्रेरी कार्ड, अपने बच्चे के लिए लाइब्रेरी कार्ड ले ले ताकि वो डेली विजिट करे लाइब्रेरी में। तो इससे ये होगा कि एक तो विकेबलरी आ जाएगी, दूसरा ये कि इमेजिनेशन आ जाएगी, तीसरा ये कि वो सीखेगा कि किस तरह से मैंने उधार को वापस करना है, ठीक है, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। इंट्रोड्यूस योर चाइल्ड टू म्यूज़ियम, चाइल्ड को म्यूज़ियम, न्यू नेबरहुड एंड इसी तरह से एक्सिबिशन वगैरह में इंट्रोड्यूस करना है ताकि उसका जो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन है वो काफ़ी हद तक रहे, ठीक है। अवॉइड प्रोलॉन्ग व्यूइंग टेलीविजन, टेलीविजन से दूर रखना है बच्चों को ताकि ज़्यादा टाइम के लिए टेलीविजन ना देखे, वीडियोस ना देखे, कंप्यूटर गेम्स ना खेले। सेट ऑफ होमवर्क, बच्चे को होमवर्क के लिए कुछ टाइम के लिए बैठाना है ताकि वो डेली होमवर्क जो है ना, जो डेली होम की जो रूटीन वगैरह है वो क्या करे, वो कंप्लीट करे, ठीक है। अच्छा, होमवर्क से सेट ऑफ होमवर्क स्पेस, ठीक है, बच्चे को बैठाना है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे होमवर्क करना है, ठीक है, इतने टाइम के लिए। एंड रूटीन इन योर होम, ठीक है, रूटीन इन योर होम, रूटीन टाइम पे आपने क्या करना है, घर में होमवर्क करना है। टॉक टू योर चाइल्ड टीचर इफ़ यू आर कंसर्न, ठीक है, अगर आप उसके टीचर्स वगैरह से मिल सकते हैं तो आपने क्या करना है, अपने बच्चों के टीचर से मिलना है और उससे बातें करना है कि मेरा बच्चा किस तरह से स्कूल में उसका जो बिहेवियर है, उसका जो नॉलेज वगैरह गेन करना है वो किस तरह से है, कितने हद तक है। फिर हमारे साथ आते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस जो कि फ्रेड ने पेश किए थे, ठीक है, मैंने आप लोग के साथ बहुत डिटेल के साथ शेयर किया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेज आएगी वो हमारे साथ कौन सा स्टेज आएगा, तो 5 स्टेजेस हैं। तो जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं उसमें लेटेंसी आती है, ठीक है, और लेटेंसी में क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ ऑइफेडल कम्प्लेक्स होता है एंड इसके साथ साथ जो सेक्सुअल ड्राइव चैनल्स है वो ड्राइव होते हैं, ठीक है, इनटू सोशली अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज सच एज स्कूल वर्क एंड स्पोर्ट्स। ज़्यादातर ये स्कूल एंड क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं जो लेटेंसी एज के होते हैं, जो कि स्कूल एज के बच्चे होते हैं, तो वो जो है ना वो हमारे साथ ज़्यादातर वो अब अटेंशन किस चीज़ को देगा, ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती है उसको, होमवर्क को, स्कूल वर्क को, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स को ज़्यादातर ये अटेंशन देते हैं। और इस दौरान जो है ना बच्चों में क्या प्रोड्यूस होती हैं, सुपर ईगो की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर एरिक एरिक्सन की स्ट्रेटजीज को देख ले तो ये मैंने आप लोग को होमवर्क भी दिया है लेकिन फिर भी थोड़ा इस पर रिव्यू डालते हैं। तो इस दौरान जो बच्चे होते हैं वो स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या आती है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी आती है, ठीक है। अगर बच्चा जो है ना वो हमारे साथ इनिशिएटिव, ऑटोनॉमस इंटरेस्ट हो उसमें, तो इस दौरान बच्चा जो है ना वो इंडस्ट्रियस भी होगा, ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंस होगा, उसमें अपनी काम की एबिलिटी होगी, ठीक है, कि वो अपने काम को परफॉर्म करे और जब भी वो काम को परफॉर्म करेगा तो उसको एक प्लेजर मिलेगा, ठीक है, और बच्चा जो है ना वो कॉम्पिटेंस होगा। जो पियाजे के स्टेजेस है तो पियाजे के स्टेजेस में जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो आता है, ठीक है, और कुछ हद तक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी थोड़ा सा आता है, ज़्यादा नहीं आता क्योंकि वो फिर 12 एज से अबव के चिल्ड्रन में आता है, ठीक है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है ना वो लॉजिकली थिंकिंग स्टार्ट कर देता है और वो वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।